आंदोलन के विषय। जिसे देख सकते हैं मेरा विषय है प्रगतिवाद उनके कवि। ठीक और मेरे टीम के जो सदस्य है कनिष्ठ फातिमा का जो विषय है श्री मंगल सुमन, सोफिया फातिमा का देहानाथ अग्रवाल, विकास कुमार का वासुदेव सिंह त्रिलोचन और मनीषा कुमार महतो का रामविलास शर्मा, नाजिया रजा का बैना विश्व नागार्जुन। प्रगतिवाद जो कल्पनाशीलता, व्यक्तिवाद और सूक्ष्मता थी उसकी प्रतिक्रिया शुरू की प्रगतिवाद काव्य आंदोलन का आरंभ हुआ। इसका आगमन हुआ 1935 और 36 में। पंत और निराला भी प्रगतिवाद काव्य की तरह अनुभव किए कि छायावाद कविता कल्पना के पंखों पर सवार कविता थी और उसने यथार्थ से मुंह मोड़ रखा था। मतलब जो छायावाद काव्य थी वो मतलब कल्पना में ज्यादा सवार थी, लेकिन उन्होंने जनता की आवाज नहीं बन पाई। इसी बीच प्रगतिवाद उदय के तीन कारण। उदय के कारण 1936 में लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ इसके उदय के तीन कारण है। पहला जो कारण है इसके उदय कारण का 1936 में जो लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ है, इसके आपको पता होगा इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद जिनकी अध्यक्षता की थी। इसके उदय का दूसरा कारण है रूसी कम्युनिस्टों का प्रचार प्रसार। जैसे कि आप जानते हैं कि रूसी कम्युनिस्ट थे वो मतलब मजदूर वर्ग और किसान वर्ग के प्रति प्रतिनिधित्व करते थे, जो उनका शोषण करते थे। इसी बीच इनका प्रचार प्रसार हुआ। फिर इसका तीसरा कारण जो है कि रूसी कम्युनिस्ट का प्रसार तो नहीं है माना जा सकता है, लेकिन ये शोषित समाज में चली आई असंतोष और विद्रोह की भावना का फल है। मतलब जैसे जानते हैं उस समय अंग्रेजी शासन का दौर था, उसमें इतना जो अत्याचार करते थे अंग्रेजी शासन, जिससे कि जो शोषित समाज थे उन्होंने अपने विद्रोह का बिगुल उठाया और उन्हें संक्रांत किया। डॉक्टर नगीर ने प्रगतिवाद के बारे में कहा है कि प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है। बोल देंगे ना, और पॉइंट भी सिस्टम में डाल देंगे, सिस्टम में डालेंगे और उसको हम भी जिला दिए हैं उसको डाल देंगे, अच्छा थोड़ा सा बना देंगे और देख देख के हम लोग बोलेंगे वो सही रहेगा। कविता भी लेना, कविता पे लेना कविता ढंग से लेते हैं ना। ए प्रिया कविता हम डाल देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं डॉक्टर नगीर ने प्रगतिवाद के बारे में कहा है प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और प्रगतिवाद का शत्रु है, बल्कि युग है कि प्रगतिवाद साम्यवाद की भी अभिव्यक्ति है। यह युग मार्क्सवादी और समाजवादी धारा से प्रभावित रहा है। अतः मार्क्सवादी और साम्यवादी से लिखी हुई जो काव्य धारा है वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद का नेतृत्व किया था महाकवि सुमित्रा नंदन पंत ने। इनके एक काव्य थे युगवाणी और गामिया। इन्हीं से इन्होंने इसमें जो शोषित समाज थे उनकी आवाज उठाई थी कृतियों के माध्यम से। उन्होंने इसमें यथार्थवाद का समर्थन किया ही और कल्पना रोग से मुक्ति पाने का सुझाव भी दिया। महाकवि निराला ने बेला और नए पत्ते की जो काव्य रचना की वो इसी विचारधारा की रचना ही है। जूही की कली के कवि निराला के बदले स्वर लिखा होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जूही की कली जो निराला के प्रेम प्रसंग के बारे में थी, आज इस युग में आते आते उनकी जो स्वर है वो बदल उठते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अब सुन बे गुलाब गुल मत जो पाई खुशबू रंग हो आप खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट दान पर इतना रहा है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट जैसे जानते पूंजीवाद, इस प्रगतिवाद में ही पूंजीवाद का विरोध था। वो तोड़ती पत्थर में इसी प्रकार मजदूर वर्ग की स्त्री की दशा प्रतीकात्मक चित्रण भी कमजोर करने वाला है। तो मैं पंक्ति पढ़ लेता हूँ। जाना एक दिन काम छोड़ देना, आज हम लोग नहीं दे पाए। और रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना भी देख सकते हैं, कुरुक्षेत्र, स्मृति और परशुराम की प्रतिष्ठा। ठीक है उधर चल जाते इस लोग कवि है श्री मंगल सिंह सुमन, रामनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन और रामविलास शर्मा और बैनाथ विश्व नागार्जुन। सैटरडे को कर ले क्योंकि गलत है मेरा जो चयनित कवि है रामधारी सिंह दिनकर। किसको? मेरे को याद है बट हम देख के अगर बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। अरे तुम लोग देख के बोलेंगे। का ताज पहन इटलाती है, दो राह समय के रथ उनका नाम सुनो, सियासत खाली करो की जनता आती है। 26 जनवरी 1950 को लिखी गई यह पंक्ति आजादी के बाद गणतंत्र बनने का दर्द बताती है कि हम आजाद तो होंगे लेकिन व्यवस्था नहीं बनती। वही पुराने कानून अभी भी नए भारत में लाए गए, वही भ्रष्टाचार अभी इस नए भारत में भी थी। नेहरू जी की नीतियों के प्रखर विरोधी के रूप में इन्हें जाना जाता है।
यही कारण है कि आज देश में दिनकर का नाम एक कवि के रूप में नहीं बल्कि एक जनकवि के रूप में लिया जाता है। कवि परिचय। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। वो अल्लामा इकबाल और रविन्द्रनाथ टैगोर को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। ये कहानी ऐसी थी। तो 13 वर्ष तक अपनी कलम नहीं चलाई। आप जान सकते हैं दिनकर एक ऐसे कवि थे कि 13 वर्ष तक अपनी कलम नहीं चलाई, लेकिन अचानक एक दिन गंगा से अपने साथ एक महाकाव्य लेकर लौटे जिसे बाद में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। वो महाकाव्य का नाम है उर्वशी। 70 के दशक में संपूर्ण क्रांति के दौर में दिल्ली के रामलीला के मैदान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने हजारों लोगों के समक्ष दिनकर की पंक्तियां सिंहासन खाली करो की जनता आती है का उद्घोष करके तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध का स्वर किया था। उस समय कांग्रेस सरकार बहुत मजबूत स्थिति में थी। जब दिनकर बोलते तो सवाल आ जाती थी सर, जो सत्य जानकर भी ना सत्य कहता है न किसी लोग के विवश कराता है, उस कुटिल राजतंत्री तरह का अधिक है, यह मुक्त सत्यता कम नहीं अधिक है। ये जो कुटिल राजतंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया है, रामधारी सिंह दिनकर की यह पंक्तियां पढ़ी जवाहरलाल संसद में सुनाई थी, जिसे देश में भूचाल मच गया था। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा सदस्य के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने किया था और इसके बावजूद नेहरू की नीतियों की मुखालफत करने से नहीं चुके। जैसे एक पंक्ति है, देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। इस पापी के गुण गोत्र प्यारा हो समझो, उसी ने हमें मारा है। ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया था। 1962 में जीत से हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता का पाठ किया, इससे तत्कालीन नेहरू का सिर झुक गया। यह घटना आज भी भारतीय राजनीतिक इतिहास के चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला कि मूड बनाकर कविता लिखूं। दिनकर किसान परिवार में स्टार हुए। कितनी विषम परिस्थितियों में वो काम करते थे, लेकिन परेशान करना एक देश के अधिकारियों का पहला काम रहा है। दिनकर का ग्रुप ट्रांसफर होता था। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जिंदगी में कभी मौका नहीं मिला कि मूड बनाकर कविता लिखूं, हमेशा गुस्से में लिखा, कमरा बंद करके क्रोध में आकर लिखा। संस्कृति के 4 अध्याय वो गिलास की नोट थे। वो हिंदी साहित्य पढ़ने की निरंतर तैयारी करते थे। जो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय वो क्लास के नोट की है। यह किताब 2008 तक 18 बार छप चुकी है। दिनकर जी स्वयं लिखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ने के जो नोट बनाए वो किताब है संस्कृति के 4 अध्याय, जिसे बाद में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कितना हरिवंश राय बच्चन ने उनके बारे में कहा है, दिनकर जी इतने कठिन श्रम करते थे अपनी कविता लिखने के लिए कि उनकी साहित्यिक साधना अपूर्व थी। कुछ समय पहले मुझे एक सज्जन ने कहा, कलकत्ता से पत्र लिखा है, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना कितना उपयुक्त है। तो हरिवंश राय ने उत्तर लिखा कि यदि दिनकर जी को 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलते तो उनका उचित सम्मान होता, एक गद्य में, एक पद्य में, भाषण और हिंदी प्रचारों के लिए। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उनके पैर लड़खड़ा गए। एक बार दिल्ली में हो रहे कवि सम्मेलन में पंडित नेहरू भी पहुंचे। सीढ़ियां चढ़ते उनके पैर लड़खड़ा गए नेहरू जी के। तो दिनकर उन्हें सवाल, उन्होंने काफी अच्छी बात कही दिनकर जी ने। नेहरू ने धन्यवाद कहा। इस पर दिनकर ने कहा, जब जब सत्ता लड़खड़ाई है तो सदैव साहित्य ने उसे संभाला है। 4 साल में 22 तबादले। वाकया उस वक्त का है जब वो ब्रिटिश सरकार में सरकारी नौकरी करते थे। उस दौर में वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कविता भी लिखते थे। उनके विरोध के कारण हर 4 साल में उनकी नौकरियां 22 बार तबादले हुए। एक बार ओमकार काव्य के लिए अंग्रेजी सरकार ने बोला, आप हमसे परमिशन लेके क्यों नहीं लिखे? तो इस पर दिनकर कहते हैं, मेरा भविष्य इस नौकरी में नहीं साहित्य में है और इजाजत लेकर लिखने से बेहतर है कि मैं समझूंगा कि मैं लिखना ही छोड़ दूं। दिनकर के विषय, केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, केवल मनोरंजन कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, इसमें उचित उपदेश का भी वर्ग होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त के जो ये पंक्तियां है रामधारी सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दिनकर ने कविता को मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि लोगों को जागृत करने का जरिया बनाया। राष्ट्रकवि दिनकर का साहित्य में जो कद है, अगर ये जानना है तो आप संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ लीजिए। अगर इससे भी मन न भरे तो परशुराम की पटुचा पढ़ लीजिए और इससे भी मन न भरे तो स्मृति के पन्ने पढ़िए। आप एक यही से परिचित होंगे कि वो सत्ता के साथ रहते हुए सत्ता के खिलाफ है। अतः जन कवि से इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि भी कहा गया है। उनकी विचारधारा अकेले 15 मिनट भाई और रविंद्र के बीच
झटके खाता रहा, उसी प्रकार मैं जीवन भर गांधी और मार्क्स के भी झटके खाता रहा। इसलिए उजले के से गुनाह करने पर जो रंग बनता है वही रंग मेरी कविता का रंग है। मेरा विश्वास है कि अंतवंश यही रंग भारतवर्ष का विशेष का भी होगा। उनकी प्रमुख रचना उर्वशी के गांधी से सूचना दी ओंकार रश्मि पूछे उपलब्धि। भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण से भी आरंभित किया गया। संस्कृत के 4 अध्याय में साहित्य अकादमी तथा उर्वशी के ज्ञान से सूचना किया गया। 1999 में भारत सरकार ने उनकी संस्कृत का डाक टिकट भी जारी किया गया। निधन 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी ने अपनी कविता में हमारे वर्ष अपने आपको अपनी कविताओं में हमारे बीच जीवित रखकर सुना के लिए अमर या तो पढ़ो या फिर अपनी वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। और मेरे अगले मेरे सदस्य है जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों में अक्सर श्रीमंगल सिंह सुमन की कविताओं का जिक्र किया करते थे। कवि परिचय। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। विद्रोही कवि के रूप में विख्यात प्रोफेसर और विचारक श्रीमंगल सिंह सुमन की कविताओं में काशी का अलबेला एक कहानी ऐसी। सदन में बहुमत साबित करने के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने दोहराई थी श्रीमंगल सिंह यहाँ से कर रही अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे उनकी जो मिले यह विषय हुआ। मालवीय जी और गांधी जी के समक्ष कविता सुनाने को उपस्थित हुए। खड़ा कर दिया उसने पुनः भारत का नालंदा हमारी विश्वकर्मा की मालवीय की जय। इस कविता में जो कविता ज पढ़ रही हर जगह की जय जय नहीं जय इस कविता में मालवीय की जय वाक्य सुनकर महामना ने कहा कि इसे कविता से तत्काल हटाओ। इस पर कहा वहाँ बैठे गांधी जी ने जोर से आवाज देकर कहा नहीं ये नहीं हटेगा। गांधी जी के भाव को सुन वहाँ बैठे समस्त छात्र प्रशंसित हो। चलो रिक्शा वाला बिना किसी पूछताछ किए आमतुक उनके ये क्या होता है? ये होता क्या है? घर में ये शब्द पढ़ो किसे? मतलब बिना पूछे उनके घर में चले गए। नहीं बनाया गया साइट, तुमसे पढ़ रही। आगंतुक किसने बनाया साइट? ये शब्द इस्तेमाल किया है। हाँ मैम। आगंतुक का मतलब मैम जो मतलब जो पड़ोसी होते मैम, जान आदमी मैम, कोई मेहमान मेहमान। हाँ आया हुआ व्यक्ति आया। कुछ नहीं जान रही हो पढ़ रही। मैंने बार बार कहा है कि बिना समझे जो बोलेगा वो डांट खाए। घर तक छोड़ा श्रीमंगल सिंह साहित्य प्रेमियों में ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों में भी काफी लोकप्रिय थे। शहर में किसी भी अज्ञात व्यक्ति के लिए सुमन जी के घर जाना श्रीमंगल सिंह सुमन की भाषा से इनके गीत व्यंग्यात्मक होते थे। व्यंग्यात्मक क्या होता है मैम? व्यंग्यात्मक मैम मतलब मजाकिया शेयरिंग। कौन? 1:30 बजे ना इसी में बैठो हो जाने तो 1:30 बज जाने तो खाना आधा इन्होंने जनजीवन की तरफ देखकर साधारण भाषा के कविताओं इन्होंने अपनी कविताओं में लोकगीत का प्रयोग किया है। साथ ही तत्सम शब्दों का अंग्रेजी उर्दू के शब्दों का उधर स्टार्ट हो जाएगा। अगर जल्दी जल्दी नहीं करी तो पढ़ नहीं प्रमुख रचना कविता प्राकृतिक
अरे यार रेडी रहा करो, तुमको जिसको पता है रेडी रहा करो। मुझे बहुत इसका ना का समय बहुत लगेगा। मेरा नाम सोनिया पाटिल है, मैं तुम आराम से हम भी जाके उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। इनके माता का नाम हसीनो देवी और पिता का नाम हनुमान प्रसाद गुप्ता था। उनके पिता स्वयं कवि थे। कवि केदारनाथ अग्रवाल का कविताओं में अनुवाद रूसी, जर्मन, चेक और अंग्रेजी में भी हुआ है। तुम कौन नासिया नहीं केदारनाथ जी का साहित्य क्या था? केदारनाथ अग्रवाल का परिचय हरिवाल देव प्रसाद जैसे कुछ कोटि के कवियों के साथ हुआ। नगर के अन्य कवियों का कोर्ट में बैठने लगे। इनके बाद उनका प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इनकी मर्म में स्पर्शी रचनाएं हैं। लोक तथा आलोक में इनकी प्रगति से रचनाएं हैं। एक कहानी ऐसे भी 7वीं कक्षा में उनका विवाह नैनीलाबाद के एक धनी परिवार की लड़की पार्वती देवी से हो गया जिसे उन्होंने पत्नी के रूप में नहीं प्रेमिका के रूप में किया। गया विवाह में युक्ति ने प्रेम विवाह का संग लाया। एक और गाँव की सीधी खेत शब्दावली जुड़ गई थी। वही प्राकृतिक विषय के कारण भाषा में सरलता और कोमलता है, क्योंकि गंगा उन्होंने लिखा है। अब हिंदी कविता में रस की प्यासी है ना, इच्छुक और अलंकार की इच्छुक का अनुसंगीत है। उनकी रचनाओं की विषय उन्होंने अपनी कविताओं में मानवीय प्रेम, प्राकृतिक प्रेम के साथ साथ सामाजिक परिवेश का भी चित्रण किया है। सूरज, नदी, पहाड़, नीम, आम के पेड़, हवा, इन सब को उन्होंने अपनी कविताओं में लिखने का विषय बनाया। वे शोषण का विरोध करने वाले ऐसे कवि है जिन्होंने पूंजी कवियों है चिंता एवं क्रूरता की निंदा की। जब बाप मरा तब क्या पाए उनके सामने बच्चे प्रमुख रचना जमुन जल गंगा जमुन जल चुका है। कविता संग्रह के लिए 86 का साहित्य अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच अमर किया। थैंक यू। मेरे बाद विकास कुमार शब्दों से कभी काम नहीं चलता। जीवन को देखा यहाँ कुछ और वहाँ कुछ और। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। 20 अगस्त 1917 में उनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में उनका जन्म हुआ था। उनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए अंग्रेजी और लाहौर में संस्कृत में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। एक कहानी ऐसी भी त्रिलोचन शास्त्री फणीश्वर नाथ रेणु ने कहा कि त्रिलोचन शास्त्री को देखते हुए मेरे मन के ब्लैक बोर्ड पे एक प्रश्न बनाना चाहते हैं। आखिर वह कौन सी चीज है जिसे त्रिलोचन में जोड़ देने के बाद शमशेर और हटा देने के बाद नागार्जुन। त्रिलोचन ने वही लिखा जो कमजोर के पक्ष में था। वो मेहनत का सौ दबे कुछ लोगों की आवाज सुनी थे। उनकी कविता भारत के ग्राम जहाँ सवाल में कुछ निम्न वर्ण को संबोधित किया है। कहा कि उस जनपद का कवि हूँ जो भूखा दुखा हूँ, नंगा हुआ अनजान हूँ, कुछ नहीं जानता कैसी होती है क्या है और कुछ नहीं मानता। प्रगतिशील काव्यधारा के व्यतिकार उनके लेखन में विश्वास हर जगह तैरता था कि परिवर्तन की क्रांतिकारी भूमिका जनता ही निभाएगी। हिंदी का सोनेट का साधन भी कहा जाता है। उन्होंने सोनेट में लिखने की शैली सोनेट का उन्होंने गीत, बैरवे, गजल और कुछ नदियां भी लिखी हैं। सोनेट होता है छंद की कला है, छंद है, मात्रा होता है। इनके और 1982 में ताप के दिन के उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था।
9 दिसंबर 2007 को गाजियाबाद में सेलिब्रेट हो गया। मेरे अगले पढ़ा था तुमने लिखा। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार था। मैं रामलाल शर्मा के इंधन परिचय के बारे में बोलूँ। अभी रामलाल शर्मा जिंदगी अब 40 करोड़ क्यों बैठे हैं साहस जोर, देश हमारा हिंदुस्तान लाखों ये करोड़ किसान। कवि के रूप में वो कितने महान थे, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि अगर वे 1946 ईस्वी में खुद के द्वारा हमारे शाह उनकी रचनाओं को जगा देते। पूरा बोलो ना, कवि परिचय। रामलाल शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में AM किया और फिर बाद में अंग्रेजी में AM किया। एम क्या होता है? AM किया। एम फिर बाद में क्या की बी फिर बाद में PhD की 1948 से उपाधि प्राप्त की। 38 तुमने 38 साहित्य जीवन का आरंभ। डॉक्टर रामलाल शर्मा। ये कौन है? ये कौन है? रामलाल शर्मा के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1924 से होता है। अब हम जब वो अकेला दे देंगे और बाकी सबको करना पड़ेगा। इन लोगों ने देखा ही नहीं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संपर्क में आए। इसी वर्ष उन्होंने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख लिखा जो निराला जी की कविता में चर्चित हुआ। इसीलिए हम जल्दी जा रहे हैं। शर्मा जी के वामपंथी विचार से प्रभावित प्रगतिशील आलोचक रहे हैं। मार्क्सवाद विचार के अनुरूप भारतीय समाज का बौद्धिक भाव प्रस्तुत करते हुए उन्होंने हिंदुस्तानों में भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद नामक विषय पर लिखा है। एक कहानी ऐसी विचार जिसका विरोध है। उन्होंने जब यह कहा कि आर्य मूल निवासी थे, इनका विरोध हुआ था। उन्होंने कहा कि आर्य पश्चिम एशिया या किसी दूसरे स्थान से उभार नहीं आए थे, बल्कि यह सच है कि वे भारत से पश्चिम एशिया की ओर गए थे। कुछ प्रमुख रचना प्रेमचंद और उनका युग, साधना, प्रगति और परंपरा, भाषा और समाज, निराला की साहित्य। उपलब्धि। रामलाल शर्मा उपलब्धि क्या बात को बोलने दो। सॉरी उपलब्धि। रामलाल शर्मा को निराला की साहित्य साधना 3 भागों में के लिए 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निधन 30 मई 2000 को रामलाल शर्मा का निधन हो गया। धन्यवाद। मेरे बाद नादिया रजा। आप ऐसे करो ना कि आगे नागार्जुन प्रगतिशील धारा के प्रमुख कवि हैं। इन्होंने हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बंगला भाषा में कविताएं लिखी। अपनी मातृभाषा मैथिली में उन्होंने यात्री उपनाम से लेखन किया। कवि परिचय। नागार्जुन का जन्म 11 जून 1911 ईस्वी को जिला मधुबनी में हुआ था। जो सोच से कबीर एवं देश दुनिया के खट्टे मीठे अनुभवों को बटोरने वाले, यायावर की तरह जीवन यापन करने वाले बाबा बैजनाथ मिश्र मैथिली में यात्री और हिंदी में नागार्जुन के नामों से जाने जाते हैं। यायावर क्या है? यायावर मतलब कि हाँ बोलो ठीक है। पीछे तो बोला कौन बोला? कोई नहीं मैम। इनकी प्रमुख रचना क्या है? नागार्जुन की कविताओं में धारा नाट काव्य मिलता है। जनहित के लिए रचना करना उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। अंदर संकट, बाहर संकट, संकट चारों ओर, जीत कटी है। भारत माता वंदना का शोर, देखो हंसी हंसी ये आंखें, चिपके चिपके का पिचके का। इनकी एक कहानी ऐसी। अपने श्रीलंकाई प्रवास में बौद्ध धर्म विलास होने के पश्चात सन 1936 से उनका नागार्जुन नामकरण हुआ। कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नाम के दुरुपयोग पर नागार्जुन प्रश्न उठाते हैं। गांधी जी के नाम में ईश्वर बदलाव कब तक खाओगे? नागार्जुन की दृष्टि। उनके व्यक्तित्व के बारे में डॉक्टर प्रकाश चंद्र भट्ट ने कहा है
कुर्ता पैजामा, मझोले के अंदर आंखों पर चश्मा, पैरों में चप्पल, चेहरे पर बलचनमा युगधारा और उपलब्धि में मैथिली काव्य धारा पत्रहीन नग्न गाछ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 में सम्मानित लंबी अवधि तक बीमार रहने के कारण 5 नवंबर 1998 ईस्वी को इस असाधारण कवि की जीवन यात्रा शुरू हुई। डॉक्टर राम नामवर डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह। राम राम क्यों कर रही है? नामवर सिंह मैम राम हम क्या खुद के नाम बहुत के करना है, इतना बड़ा कवि हमारे दौर में नहीं है। क्या? धन्यवाद। मीरा दत्त का विषय है द्विवेदी युग और उसके कवि। हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1900 से 1918 तक के कालखंड को द्विवेदी युग कहा जाता है, क्योंकि उस युग में हिंदी साहित्य का पथ प्रदर्शक और उसकी सर्वोत्तम प्रवृत्ति का श्रेय तथा हिंदी भाषा को परिमार्जित एवं एक रूप बनाने का कार्य में सर्वाधिक योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। अपना नाम बोलना है, अपने नंबर उस हिसाब से। तनीषा ना? तनीषा। जून 1900 में द्विवेदी जी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती में छपी द्विवेदी जी की रचना हे कवि जन रुचि का प्रतिनिधित्व करती है। जागरण और सुधार की प्रवृत्ति को देखकर कुछ विद्वानों ने इस काल का नामकरण जागरण सुधार काल किया। द्विवेदी जी ने हिंदी काव्य को रूढ़िमुक्त किया, कवियों को श्रृंगार और भक्ति का विषय त्याग, समाज सुधार तथा राष्ट्रीय जागरण पर काव्य लिखने की प्रेरणा दी। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है। पहली विशेषता राष्ट्रता। द्विवेदी युग की लगभग सभी कवियों ने देशभक्ति एवं राष्ट्रता की भावना से युक्त ऐसे है। ऐसे पढ़ के बोली। पहले पढ़ लेते उसके बाद समझाएंगे। तुम तो आप से पढ़ ली ना, तो समझाओ। देख लिया तुमने, तुम्हारे पास लिखा गया, फिर अब राष्ट्रीय भावना। इस युग के सबसे मतलब राष्ट्रता की भावना को दर्शाया गया है। क्या उस समय राष्ट्रता मतलब उस समय हम लोग का देश अंग्रेज की मतलब ये कब्जे में था, इसीलिए कवि ने सभी मतलब द्विवेदी जी ने सभी कवियों को कहा कि हम लोग मतलब श्रृंगार और सब छोड़ के उसकी देशभक्ति की रचना करें। मानवतावाद। इस युग में मतलब कवि ने इसमें मानवतावाद दिखा कि ये बोला जाए कि मतलब जो पीड़ित है, क्या कहा जाता है, दलित है, शोषित है, उन लोगों के ऊपर मतलब पूरा मतलब रचना की जाए ताकि उन लोगों को भी मतलब ये पीछे आवाज लोगों की भी सहायता हो सके। तीसरा श्रृंगार के विकृत रूप का बहिष्कार। अब द्विवेदी जी बोलना चाहते हैं कि हम लोग जैसे भारतीय युग अपनाया गया था वो द्विवेदी युग में नहीं अपनाया गया था। उन्होंने मतलब श्रृंगार को स्वच्छ एवं सुंदर रूप से बनाकर काव्य में जोड़ने की कोशिश की गई है। दूसरी आएगी, तुम बोलते रहो। चौथा कैसे द्विवेदी जी बोलते हैं कि प्रकृति की मतलब पेड़ पौधों उन सबको भी दर्शाया मतलब कवि अपने काव्य में दर्शाए। हास्य व्यंग्य काव्य में राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियां और आडंबरों और व्यभिचार को दर्शाया गया है। भाषा परिवर्तन। द्विवेदी युग की मुख्य भाषा ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को कर दिया गया है। द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, भानुकुंज गुप्त। इसके बाद मीरा दत्त से करिश्मा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जीवन करके रीड करो, सेंटेंस ऐसे जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखो। इसके बाद मीरा दत्त से करिश्मा आ रही है महावीर प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय और उनकी रचना का कुछ नहीं है, आगे बोलने वाले के लिए प्रस्तुत करने या थैंक यू। अच्छा, आप क्या हमेशा जीवन परिचय हिंदी के महान साहित्यकार पत्रकार युग पर उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी का प्रसिद्ध का संपादन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली के दौलतपुर गांव में 15 फरवरी 1864 को हुआ था। उनकी
भाषा हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी है। उनकी भाषा, इतनी सारी भाषा उनकी उन्होंने ज्ञान का इतनी भाषाएं जानते थे। उनकी मुख्य रचनाएं देवी समुद्री कांड। अच्छा, ये प्रिंटिंग है, तुम लोग पद लिखियो, पद्य होता है, पद्य द्य। चलो आगे। उनकी मुख्य रचनाएं पद्य, देवी समुद्री कांड, अबला विलाप, उदाहरण भारत, जय जय प्यारे जय हमारे दिन के सबसे प्यारे, तुम्हारे जय 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 भारत के। उनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938। क्या हो गया? मृत्यु हो गई। हाँ, तो आगे और बोल, इसका आगे का एक्सप्लेन आगे क्या बोलो? इसके पास कौन आने वाला है? कौन है से हर्षाली। जिसको वहाँ करना है कुछ वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ जो खाली संभाले हुए। हाँ, हर्षा कंटिन्यू, वेट नहीं करेंगे। मैं मीरा दल से हर्षा राजभर मैं श्रीधर पाठक जी के बारे में उनका जीवन परिचय देना चाहती हूँ। श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 ईस्वी आगरा जिला बाजौली गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई थी। इनकी कविता का मुख्य विषय देश प्रेम, समाज सुधार तथा प्राकृतिक चित्रण है। इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में भी, खड़ी बोली दोनों में भी अच्छी कविताएं की है। इनकी ब्रज भाषा बहुत ही सहज और निराडंबर थी। खड़ी बोली में इनको प्रथम समर्थ भी कहा जा सकता है। देख लो, अरे तुम लोग देख लो, तुम लोग इसलिए मैंने दिखाया था करके, मैं देख नहीं रही थी। मैम पहली बार है ना मैम, थोड़ा सा नर्वस है। तत्कालीन कवियों में इन्होंने सबसे अधिक मात्रा में प्राकृतिक चित्रण किया है। बाल विवाह में विधवाओं की व्यथा का भी काल्पनिक चित्रण किया था। और इनकी खड़ी बोली में कहीं कहीं, इनकी ब्रज भाषा में कहीं कहीं खड़ी बोली का भी काव्य प्रदर्शन हुआ है, किंतु यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती संपादन संभालने में इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं कर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया है। इनकी रचनाएं वनास्तर, काश्मीर, सुषमा, देहरादून तथा भारत गीत है। कविताएं उठो भैया उठो हुआ सवेरा, जागो भैया खड़ी पुकारे प्यारी है, हुआ उजाला छिप गए तारे, उठो मेरे नैनों की। ऐसे बोलूंगी प्रेजेंटेशन का तरीका होता है बस कि हाँ मेरा यहाँ कुछ है, इसके आगे मेरी मित्र जो भी है वही चीज उसको भी सिखाए, वही चीज उसको बोले, वही चीज तो। अब मीरा दल से दिया हरिऔध के जीवन परिचय के बारे में बताऊं। हरिऔध जी का जन्म 1865 ईस्वी में जिला निजामाबाद आजमगढ़ में हुआ था और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम ये निजामाबाद के स्कूल में मिडिल स्कूल में अध्यापक थे। 1903 ईस्वी में इन्होंने अवकाश ग्रहण करके अपना सारा जीवन वहाँ नहीं लिखा है, कहाँ नहीं है तो वहाँ कहाँ से? हरिऔध कवि होने के साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। प्रिय प्रवास पत्र प्रस्तुत चुपते पद्य होगा, पद्य प्रसून, पद मत लिखा करो, द द य और लिखिए ध। चुपते चौपते बोल चाल बहती वकास। प्रिय प्रवास इनकी प्रथम खड़ी बोली में रचित पहला महाकाव्य है। इसमें इन्होंने राधा कृष्णन को नायक नायिका से ऊपर उठाकर विश्व प्रेमी बना दिया था। बहती वनवास और रस कलश इसकी प्रमुख ब्रज भाषा में रचित रचना है। दिवस का अवसाद समीर था, गगन था कुछ लोहित हो चला।
तरु शेखावत की राजनीति, कमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा, इनकी ये प्रवासी उदाहरण है। इन्होंने इनको संस्कृत के साहित्य के में इनको सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। आगे का मेरा दल से अनिशा प्रस्तुत करेंगी मेरा दिल से मैं अनिशा कुमार रॉय बाबू मैथिली सेनगुप्त के बारे में बताना चाहती हूँ। मैथिली सेनगुप्त का जन्म 1886 में 1886 में चिरंगा गांव के झांसी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। योगदान मैथिली सेनगुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ लोग। इन्होंने आरंभिक में अपनी कविता या रचनाएं कोलकाता के भारत में प्रकाशित होती थी। बाद में इन्हें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के परिचय के बाद इन्होंने अपनी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित करने लगे। नारी के प्रति दृष्टिकोण मैथिली सेनगुप्त नारी को लेकर एक अलग दृष्टिकोण रखते थे। उन्होंने अपनी अनेकों कविताओं में नारी को श्रेष्ठ रखा है। नारी जिनमें से उन्होंने यशोधरा, उर्मिला और केकई जैसे उपेक्षित नारियों को अपने काव्य में व्यक्त किया है। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है अगला जीवन है तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। उनकी अनेक रचनाएं साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, झंकार, यशोधरा आदि। झंकार, यशोधरा आदि उनकी अनेक कविताएं हैं। और अगली प्रस्तुत करने वाली है कली। गुप्त जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में 14 नवंबर को हुआ था। इनका जन्म हरियाणा में रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला कुलावत तथा इनके दादा का नाम लाला गोवर्धन था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से विद्यालय में इनके पिता तथा दादा की मृत्यु हो जाने के कारण इन्होंने अपनी शिक्षा आगे छोड़ दी। 15 वर्ष की अवस्था में से हो गया था, परंतु शिक्षा में रुचि के कारण उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में अपनी मेट्रिक की परीक्षा पास की। हिंदी भाषा इन्होंने अपनी कविता विवरण खड़ी साहित्य के सहज से बोलचाल खड़ी बोली में लिखा है। इनकी भाषा में कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव पड़ने के लिए और भारतीय को कौन सा युग? भारतीय युग और द्विवेदी युग को क्या होता है? फिर बना द्विवेदी नहीं होता है। तुम्हारा नाम करली है और करली बोले तो कैसा लगेगा? लगा दे अलग से करली कैसा लगेगा? काली बोले तो कैसा लगेगा? ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ। जूता इनकी मृत्यु 18 सितंबर 1960 ईस्वी में हुई। इन्होंने विज्ञान और कविताएं जैसी शिव शंभू के चिट्ठे उर्दू के नाम से चिट्ठी, कालिदास, खिलौना तथा खेल तमाशा आदि इनके प्रमुख कृतियां। इन्होंने बालबुद्ध जी के साहित्य के समाज सुधारक की भावना को यथोचित स्थान दिया गया। इन्होंने नारी सुधार पर खूब लिखाया तथा सामाजिक कुरीतियों और करारे बैंक कसे। इन्होंने भारत में बनी वस्तुओं को अपनाने का तथा विदेशी वस्तु को त्यागने को कहा है। इनकी कविता कर नहीं सकते हैं, कभी मुंह से कविता याद भी नहीं कर सकते। यह सोचो एक बार इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें यह समझाया है कि हमें कभी यह नहीं कहना चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, बल्कि हमें यह कहना चाहिए कि हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद।
जाकर मिटता हूँ और डूब जाता हूँ। वहाँ मिस्टेक हो गया ना, बहुत जगह मिस्टेक है। चलो ना, भीड़े कहीं होता ही नहीं शब्द भीड़े, पता नहीं इस कविता में भीड़े हैं क्या। भीड़ अपने आप में ही ना ये वो है, बहुवचन है। भीड़ शब्द ही बहुवचन है, उसको भीड़े नहीं बना सकते, पता नहीं। ये पहचान है स्पेस नहीं दिया ना, इसलिए ये पहचाने हैं जिनसे मैं अपने को जोड़ नहीं पाता। उसका दूसरा था, ये अजनबियतें हैं जिन्हें मैं छोड़ नहीं पाता। ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर चला गया। मैं भीतर एक सपना है, मेरे भीतर एक सपना है जिसे मैं देख सकता हूँ, जिसे मैं देखता हूँ, जिसे मैं देखता हूँ कि जो मुझे देखता है मैं नहीं जानता। अब मेरे बाद आखिरी है। मैं प्रभाकर माछवी के बारे में बोलूँगी। प्रभाकर माछवी का जन्म 26 दिसंबर 1917 ईस्वी में एक मराठी परिवार में बस आराम से करो। ग्वालियर में हुआ था। तुमने स्पेस बहुत दिया। दर्शन शास्त्री के बाद से नहीं करना होता। हिंदी मराठी निर्गुण संघ काव्य विषय आगरा विश्वविद्यालय से शोध पूरा किया। वह विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखने लगे थे। उनकी पहली कविता 1934 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित कर्मवीर में छपी। 1935 ईस्वी में प्रेमचंद ने हंस में उनकी पहली कड़ी प्रकाशित की। इसी तरह निराला द्वारा 1936 ईस्वी में सुधा में उनका पहला लेख छपा। इन्होंने मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में 100 से अधिक पुस्तक लिखी है। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मान प्राप्त हुआ। देखिए ये ना कुछ चीज़ें इतनी मिस्टेक, इसे नंबर में नहीं काट रही हूँ, सिर्फ इस बार के लिए, नेक्स्ट टाइम मैं काटूंगी। शोध में तालब विश्व, ठीक है। कभी भी प्रेमचंद को प्रेमचंद्र ना लिखें, माइनस नंबर दे दूंगी। प्रेमचंद है, चंद्र नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और कहीं मैंने देखा, हाँ पुरस्कार नहीं होता है, पुरस्कार। चलिए, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, जिसने भी सेटिंग की है, जब आप वो देते हैं ना इफेक्ट में, इफेक्ट्स बोलते हैं इसको, बोलते हैं क्या एनिमेशन एनिमेशन देते हैं, तो एनिमेशन में हमेशा कोशिश कीजिए कि वो ज़्यादा इरिटेटिंग नहीं, मैं सिंपल आए। अगर वो घूम के भी आती है तो एक बार में आ जाए। तुमने शायद 2-2, 3-3 मैंने उसके टैग के बाद दिया है। बीच से स्लाइड्स हटाए थे मैं कुछ। हाँ नहीं, उससे नहीं होता है। एक स्लाइड का एनिमेशन एक में ही रहता है। देखो जैसे लेस शोध बचा हुआ है, ठीक है, ठीक है, सीख रहे हो, कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं कोई नंबर नहीं काट रही, लेकिन ये चीज़ें जान लें आप। चलो आगे बढ़ो, आगे नहीं जा रहा है, जाएगा। करो करो। प्रसिद्ध कविताओं में से एक स्वप्न भंग। चंद तुम भाट थे, तुलसी तुम भक्त, भारते चंद तुम भाट थे, तुलसी तुम भक्त, भूषण तुम चारण थे, कबीरा अनासक्त, भारतेंदु दानी थे, रईस थे पंत, और निराला 19-20 थे। माखनलाल गुप्त बंधु राष्ट्र का सहारा था, बेचारा मुक्ति बोध खोया आत्महारा था, प्रसाद और अज्ञे महादेवी अनूप में। इस दिव्य परंपरा में मैं मिट्टी का दिया हूँ, जैसा कुछ उसने दिया उसी पर जिया हूँ। धन्यवाद। मेरे ग्रुप से आएंगे शिखा सिंह, जो गिरिजा कुमार माथुर। तुम चारण थे, कबीरा अनासक्त, भारतेंदु दानी थे, रईस थे पंत, और निराला 19-20 थे। माखनलाल गुप्त बंधु राष्ट्र का सहारा था, बेचारा मुक्ति बोध खोया आत्महारा था, प्रसाद और अज्ञे महादेवी अनूप में। इस दिव्य परंपरा में मैं मिट्टी का दिया हूँ, जैसा कुछ उसने दिया उसी पर जिया हूँ। धन्यवाद। मेरे ग्रुप से आएंगे शिखा सिंह, जो गिरिजा कुमार माथुर के बारे में बताएंगे। 4 नंबर दिया, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन करने की आवाज़ और प्रेजेंटेशन का तरीका ठीक था, ठीक है। आप लोग हवा में देख रहे हो, बताओ नंबर हमसे लेना है ना, मेरी तरफ जरा देखो। मैम नर्वस हो रहे थे इसलिए नहीं देखी। सब नर्वस होता है, नर्वस होना कोई तुम्हारी अकेले की क्वालिटी नहीं है, सारे नर्वस हुए थे, कौन नहीं नर्वस हुआ था? तो नर्वस होना नेचुरल है, सब हो। चलो जोर से, ऐसे तो जोर से बोलती है। चलो बोलो, जोर से बोलो, शिखा जोर से बोलो। मैं पहली लाइन में नहीं सुन पा रही हूँ। चलो नेक्स्ट, बढ़ाओ बढ़ाओ, तुम्हारा तो बढ़ ही नहीं रहेगा।
विजय कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को तथा गिरिजा माथुर का जन्म अरसे तक उन्होंने आकाशवाणी की सेवा की। उनकी कविताओं में रंग, रूप, रस, भाव तथा शिल्प के नए नए प्रयोग हैं। कुछ काव्य संग्रह नशा, नाश और निर्माण, मंदिर, धूप के धन, शिला के धान, शिला पंख, चमकीले जो बंध नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, भीतर नदी की यात्रा में वर्तमान के समान तथा छाया मन, छूना मन आदि। उन्होंने कहानी, नाटक तथा आलोचनाएं भी लिखी है। दो पटों की दुनिया, चारों तरफ शोर है, चारों तरफ भरा पूरा, चारों तरफ मुर्दनियां हैं, भीड़ और कूड़ा। मेरी बात मैं सैरत को बोलना चाहती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सैरत है। मेरा दल का नाम है जयशंकर प्रसाद। अच्छा, ये चीज़ ना रिपीट मत करो, सब जानता है ना, बता दिया ना, मैं हूँ, सारे लोगों को पता है। अब सिर्फ टॉपिक पे आओ। डॉक्टर रामविलास शर्मा के बारे में। रामविलास शर्मा को हाँ मैम, वो उसमें प्रगतिवाद में कवि के रूप में प्रयोग नहीं मानते तुम, तुमने भी शायद हाँ, हम भी दी है। कवि के रूप में आलोचक आलोचक के कविता सामने लिखी है उन्होंने, ऐसा डॉक्टर रामविलास शर्मा का परिचय। बहुत सारे अच्छे कवि थे, इनको छोड़ के तुम रामविलास 10 अक्टूबर 1912 को जन्मे डॉक्टर रामविलास शर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि, आलोक एवं विचारक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा साहित्यिक जीवन का आरंभ 1935 का हुआ, जब वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संपर्क में आए। 1934 में उन्होंने निराला पर एक आलोचनात्मक आलेख लिखा, जो पहला आलोचनात्मक लेख था। यह उनका आलेख उस समय के चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ। 102 लगभग महत्वपूर्ण पुस्तकों का सृजन जा उठे। उनकी कविता संग्रह है अजय द्वारा संपादित 4 सप्तक अज्ञे है, ठीक है, अजय लिखा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। 1940 से लेकर 80 तक कवि के रूप में उनकी कौन बनाया ये स्लाइड? बहुत चर्चित है। कौन बनाया? तुम बना दिए, लोग जो बोले पढ़ेंगे, ये लोग मैं लिखे रहते कि हम मूर्ख हैं तो हम पढ़ देंगे, तुम पढ़े ना वो पढ़े, हम लोग सुन रहे हैं। चलो आगे बढ़ो। 43 से 80 तक ले गई उनको, सोचोगी तो 80 के दशक का 43 ब्रैकेट में जाएगा। 80 के दशक के कवि के रूप में उनकी रचनाएं बहुत चर्चित हैं। घटा वो फिर भी मतलब पता चलना चाहिए, मतलब ही नहीं पता चल रहा है ना। रामविलास शर्मा की कविता। चांदी की झीनी चादर से पैरी है वन पर चांदी का झूठा पानी है, या माँ उसकी चांदी बेटी पर ओझ भरा कूड़ा, कूड़े पर भीगी चांदी, आँखों में बादल से आंसू, हंसती है उन पर चांदी, दुख की दुनिया पर बनती है माया के सपने, चांदी मुस्कान है भीगी पलकों पर चांदी। धन्यवाद। हम दल का नाम हम लोग का भारतीय हरिचंद, पहला में आते सपना कुमारी, सेकंड में प्रिया राय, चौथा में पूजा कुमारी दास, राजनंदिनी दास, सरिता कुमारी, स्नेहा कुमारी। भारत डेब्यू के बारे में हम बताएंगे। भारत डेब्यू युग अथवा पुनः जागरण का मतलब होता है नया रास्ता। पुनः जागरण तो फिर से जागना, काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के गलत लिखा है, संवाहक है, रॉन्ग नहीं है। तुमने उसमें क्या क्या जोड़ दिया? संवाहक, क्या होता है? संवाहक, बस। किंतु इनके समय सीमा के संबंध में
हरिश्चंद्र 1850-1888 के रचनाकाल के दृष्टि में रखकर संवत 1925-1950 की अवधि के नवीन धारा अथवा प्रथम खान की संज्ञा दी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उसके सहयोग लेखकों कृति से संबंधी माना है। भाषा, भाव, शैली सभी दृष्टियों से इस युग में हिंदी साहित्य की उन्नति हुई थी। भारतेंदु की विशेषताएं। सामाजिक चेतना। भारतेंदु युग की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि कवियों ने सामाजिक जीवन की अपेक्षा कर जनता की समस्याओं की तुम पढ़ने तुम बात समझी हो ना, सामाजिक चेतना तो वो बात ही बोल रही है, क्या लिखी है खुद ही समझे थी, आपको नहीं समझ में आई। और पहली बात हुआ तो तुमको जो बात समझ में आई बात समझ में। हाँ 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 बोलो 5:30 और पहली बार दरबारी काव्य में सामाजिक परिवेश की चित्रण के ओर और रूप में ध्यान दिया गया था। इसीलिए भारतेंदु युग में नारी शिक्षा विधानों की सब किसी से इतनी गलती नहीं है, सब नए हैं। आप लोगों को 7 नंबर चल रहा है, इतनी गलती असंभव। तुम लोग सारे लोग एक ही तरह बना रहे थे ना, बाकियों की इतनी गलती क्यों नहीं? एक आध गलती उनकी भी गलती थी, इतनी गलती कुछ कोई बात नहीं। तुम लोग बोलो प्रेजेंटेशन में अपना नंबर लो, अच्छा प्रेजेंट करो, नंबर लो। आदि को लेकर कविताएं लिखी। राष्ट्रप्रेम का भाव। प्रथम स्वतंत्र के परिस्वरूप। तुम अपनी भाषा में बोलो ना, ये जो लिखा है वो गड़बड़ लिखा है, उसको पढ़ोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। खाली एक नजर देखो और अपनी बात बोलो कि भारतेंदु युग में क्या राष्ट्र प्रेम या देशभक्ति का भाव था क्या? सहज होना ज्यादा अच्छा होता है, इजी कंफर्टेबल होके बोलो, इतना कहीं मत लिखो। पढ़ के आई हो भारतेंदु युग? यस मैम पढ़े, लेकिन यहाँ से नहीं, तो तुम जो पढ़ी हो ना, एक पॉइंट लो, जो पढ़ी हो वो बोलो। पढ़ी भी नहीं टाइपिंग गड़बड़ है ना, तुमने भेजा है ये वर्ड में मिस्टेक हुई। अच्छा जो भेजा वही बोलो ना तुम, उसका अच्छा टाइपिंग भूल जाओ। प्रथम स्वतंत्र बिना पढ़े परिस्वरूप भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति का जागरण की राजनीतिक स्वतंत्र ग्रामर के साथ अधिकारों के प्रति लालसा बढ़ी, जिसमें उनमें राष्ट्रता व भेदभाव होना संभावित था। इसका परवाही में इस युग की रचनाओं पर भी पड़ा। इस युग की रचनाओं में देशभक्ति का स्वर विशेष रूप से इसका मतलब बताओ ना, आपको नहीं समझ में कौन सी चलिए आगे बढ़िए। भारतेंदु पहले कालम में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगजीवन सिंह, प्रताप नारायण रोजा है, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। ये हमारे चपाती क्रिया। आप लोग सहयोग कीजिए प्लीज। ये राष्ट्रीय जागरण के इनका व्यक्तित्व देश प्रेम और क्रांति चेतना से समृद्ध था। समृद्ध ठीक लिखा है, पढ़ तुम रही करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली हिंदी गद्य जनक माने जाते हैं। इन्होंने हिंदी गद्य साहित्य को नव चेतना और नई दिशा प्रदान की। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुनः जागरण की चेतना के अप्रतिम नायक थे। यहाँ सब ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल्यावस्था में ही काव्य रचना आरंभ
उस समय के पत्रकार उस समय के पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में को काशी में एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र एक अच्छे कवि थे और गिरधार दास उपनाम से वो कविता लिखा करते थे। भारतेंदु जी का काव्य प्रतिभा बचपन से ही विद्यमान थी। इन्होंने 5 वर्ष की आयु में निम्नलिखित 8 दोहा कट पेस्ट मारी लिखियों के नीचे दिया हुआ 8 दोहा जो है रच कर सुनाया। दोहा कहाँ है? चलो आगे बढ़ो। कट पेस्ट भी करो तो देखा करो कि क्या हटाना है क्या बोलो। चलो नेक्स्ट टाइम पढ़ो ऊपर मत भारतेंदु जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने नाटक, काव्य, निबंध, उपन्यास, कहानी की आदि साहित्य को तत्कालीन सभी विधाओं में महत्वपूर्ण रचनाएं। ऑब्वियसली 7 नंबर से मिला 3 नंबर आगे बताना है। आधुनिक हिंदी साहित्य नंबर से ये लग रहा है 10 और लोगों को आज हम लेके हम लोग सब आज की गद्य प्रधान कविता का जनक उन्हें कहा जाता है। भट्टा जी निबंध, उपन्यास और नाटक और निबंधों को रचना करके राजनंदिनी ना एवंकार थे जिन्हें भ्रमण किया था। बालमहर्षि भट्टा का जीवन परिचय। आधुनिक इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 3 जून 1844 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित बेनी प्रसाद था और बेनी प्रसाद था। पत्नी भी एक विदूषक महिला थी। विदूषक महिला थी। विदुषी विदूषक जोकर को बोलते हैं और विदुषी विद्वान को बोलते हैं। चलो अब मैं तुमको विचार देने वाली थी। अब तो वो विदूषक करके मैं 3 पे आ गई। चलो तुम अच्छे से शुरू की थी। बोलो चलो आगे 3 तो नहीं जल्दी मत करो। मुझे कोई हड़बड़ी नहीं। तुम लोग आखिरी हो। भट्टा जी भारतेंदु के देन से भट्टा जी नहीं है भट्ट जी है। भारतेंदु मंडल के प्रधान सदस्य थे। प्रयाग में हुए इन्होंने हिंदी प्रबंधी नामक सभा की स्थापना की और हिंदी पंडित नामक पत्र प्रकाशित करते रहे। इसी पत्र में इनके अनेक निबंध दृष्टिगोचर होते हैं। प्रमुख रचना साहित्य सुमन भट्टा निबंध वाली आत्मनिर्भरता न्यास नूतन ब्रह्मचारी सो अजान एक सुजान नाटक दमयती स्वयंवर बाल विवाह चंद्रसेना अनुवाद है बेनी संहार निक्षक कटिका पद्मावती होगा ना? नहीं मैम पाजावती पाजावती लिखा है तो पद्मावती होना चाहिए। चलो बोलते रहो हम इसको डांटते हैं। अंग्रेजी बांग्ला और फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान था। फिर भट्टा में तो 3 से ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं भट्टा नहीं भट्टा नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट आओ। क्या चाहती हो? हम नहीं सुने। ये चाहती हो तो बोलो ना जोर से। जो बोल
जोर से। ठाकुर जगमोहन सिंह का जीवन परिचय। ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म 1857 ईस्वी में जय राघव निकट दरअसल मसूरी सिंधिया में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा के विकास में आने पर उनका परिचय भारतीय द्वीप के उनकी मंडल से है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। किसने? सूर्य सिंह उनके पिता। चलिए। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने राज्य गिरफ्तार कर लिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार क्या लिखी तुमको स्लाइड दिखाई नहीं थी? अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर क्या लिखी? क्या लिखी? उसका नंबर लेकिन अंग्रेजी हुकूमत ने सजा भोगने की वजह उन्हें मृत्यु होने लगा ना मुझे स्वल्प कुछ नहीं, स्वल्प मैंने कम बोलता है। स्वल्प दृष्टि से स्वल्प दृष्टि क्या होता है? गलत सही शब्द क्या है? नहीं, स्वल्प दृष्टि मतलब तो इसका आँख कमजोर रहता हो। चलो ये पढ़ी जा रही है जल्दी जल्दी, मैम बात करोगे तो मेरा हो जाए। श्याम सरोजनी उपन्यास श्यामा स्वप्न, हाँ स्वप्न ठीक है, ऐसे भारतेंदु मंडल के जाने वाले कवि पद्मनारायण चौधरी तुम बंदे का तुम सरिता हो नहीं हाँ। बद्रीनारायण चौधरी का जन्म 1 जनवरी 1955 ईस्वी को उत्तर कृष्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला के मिर्जापुर दातापुर नामक एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिता गुरु चंद्राल उपाध्याय जी विद्या इनकी माता ने इन्हें हिंदी अक्षरों का ज्ञान दिया। प्रेमचंद जी कवि ही नहीं एक उच्च कोटि के गद्य लेखक और नाटककार भी थे। गद्य में इन्होंने निबंध, आलोचना, नाटक, साहित्य प्रश्न लिखकर अपनी साहित्यिक को निर्वाह किया है। इनको गद्य रचनाओं में इन्होंने गद्य रचनाएं लिखी हैं जिनमें भारत सौभाग्य रचनाओं में हास परिहास का परिपास है। खड़ी बोली गद्य के प्रथम आचार्य। इन्होंने कई नाटक लिखे हैं जिनमें भारत सौभाग्य 1888 में कांग्रेस महाधिवेश के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा है। पंडित इंद्र नारायण साबुल के संगम में प्रेमचंद जी का विवाह शेर शायरी से हुआ। उन्होंने अग्र उपनाम रखकर शेर, शायरी, गजल, नच आदि की रचना की। भारतेंदु सागुल के माध्यम से ही प्रेमचंद जी का मित्रता भारतेंदु हरिश्चंद्र से धीरे धीरे ये प्रगाढ़ हुई। नहीं अपने से बोल रही कोई बात नहीं चलो प्रगाढ़ में भारतेंदु जी के रंग में पूर्णता रंग गए। भारतेंदु यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के वेशभूषा, जीवन पद्धति, रचना शक्ति आदि को अपना लिया। भारतेंदु भारतेंदु मंडल के कवियों में प्रेमधन की प्रमुख स्थान है। उनकी
बंद कर दो बाबू। ओए शांत। अगला बस एक बात करो। आगे रूड हो गया का मतलब होता है मैंने वही नाम अच्छा ये देख के तुम लोग को लग रहा हो कि गड़बड़ है, लेकिन ये गड़बड़ नहीं है। ये जो पीछे दिख रहा है ना, कई मशीनें ऐसे ही लेती है। रस श आधा श है, ठीक है, उसको हलन दे के लिखने से आधा ही होता है। व्यक्तिवादी में जो दिख रहा है वो सही है, ठीक है। हम लोग मिला के भी लिखते हैं, वो भी सही है और ये भी सही है। जिसके नीचे हलंत है इसका मतलब है वो आधा है। अच्छा, बालकृष्ण शर्मा जब भी लिखोगे साथ में नवीन जरूर लिखना। वो नाम, हाँ, नाम उनका कंप्लीट नहीं होता है उसके अगला अगला पीछे अच्छा एक ही साल में मिला था ये दोनों, देखना पड़ेगा। श्योर हो दोनों एक ही साल में मिला? 1959 में पद्म भूषण भी, 1959 में साहित्य अकादमी भी। एक बार चेक करना जी मैम, कोई चेक करो ठीक मोबाइल पे। सेम है मैम, 1959। हाँ ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 ईस्वी को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के बाबाई गांव में हुआ था। वे 16 वर्ष की आयु में एक स्कूली शिक्षक बन गए थे। बाद में वे राष्ट्रवादी पत्रिकाओं पर प्रताप और ब्रिटिश राज के दौरान तुम लोग को नहीं सुनना है, कैद किया जाता था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद उन्होंने सरकार में एक पद की मांग करने से परहेज किया। इसके बजाय सामाजिक बुराइयों के खिलाफ बोलना और लिखना जारी रखा। चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादक का काम लिखने लगे थे। उन्होंने प्रभा और परमवीर नाम की राष्ट्रीय पत्रिकाओं में संपादन का काम किया। शैली
माखनलाल ने अपनी लेखन शैली से देश के एक बहुत बड़े वर्ग में देश प्रेम भाव को ताकत दिया। उन्होंने भाषण की उनके लेखों की तरह ही वो सभी और देश प्रेम से ओतप्रोत होते थे। प्रमुख रचना माखनलाल की कुछ प्रमुख कालजयी रचना है, जैसे अच्छा, कालजयी नहीं होता है, कालजयी होता है, जम एक ही मात्रा नहीं होता है, ठीक है। और रचनाएं जहाँ भी होगा वहाँ चंद्र बिंदु होता है एक के ऊपर, जैसे हिमतरंगिनी, समर्पण, हिमकीर्तनी, युगचरण, साहित्य हिमकीर्तनी है, हिमकीर्तनी नहीं है, ठीक है। साहित्य देवता दिन से दिन जले कैसा चांद बना देती है और पुष्प का खिलाता, जिनमें से वेणु लोग गुंज की तरह हिमकीर्तनी, हिम तरंगिनी, युगचरण साहित्य देवता तो सुप्रसिद्ध करते हैं। सही से लिखा है। चलो सम्मान माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी का अवार्ड जीतने वाले वे पहले व्यक्ति थे। हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान देने के कारण ही पंडित जी को 1959 ईस्वी में सागर यूनिवर्सिटी से डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई। 1963 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के कारण पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। निधन राष्ट्र ने साहित्य सुभद्रा कुमारी का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। सुभद्रा कुमारी को बचपन से ही काव्य ग्रंथों से विशेष लगाव नहीं था। अल्प आयु में ही सुभद्रा की पहली कविता प्रकाशित हुई। सुभद्रा और मानवी वर्मा बचपन की सहेलियां थी। सुभद्रा कुमारी का विवाह खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर कवि का गहन अनुराग रहा। नीम फूल के पति मुरझाया फूल आदि में उन्होंने पतिते का चित्रण से भाव से किया। इस प्रकार सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का फलक अत्यंत व्यापक है, किंतु फिर भी खूब नई मैदानी बात तो झांसी वाली रानी थी। उनकी अच्छे कीर्ति का ऐसा स्थान है जिस पर काल की बात अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाएगी। यह कविता जन जन का आद्य हार बनी ही रहेगी। हृदय गलत लिखा हुआ है, हृदय हार्दा लिखा। उन्होंने लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना की। किसी कवि की कोई कविता इतनी अधिक लोकप्रिय हो जाती है कि श्रेष्ठ कविताएं गौण होकर रह जाती है। यदि केवल लोग कविता की दृष्टि से ही विचार करें तो उनकी कविता पुस्तक 1930 के 6 संशोधन उनके जीवन का काल नहीं हो जाना कोई सामान्य बात नहीं है। उनका पहला काव्य संग्रह मुकुट 1930 में प्रकाशित हुआ। इनकी चुनी हुई कविताएं विधायक में प्रकाशित हुई। झांसी की रानी की बहुत चर्चित रचनाएं हैं। निधन 15 फरवरी 1928 को एक आज दुर्घटना में उनका आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी मृत्यु पर माखनलाल चतुर्वेदी का आकस्मिक का मतलब क्या होता है? आकस्मिक मतलब अचानक। उनकी मृत्यु पर माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा कि सुभद्रा जी का आज प्रकृति के पक्ष पर ऐसा लगता है मानो नर्मदा की धारा के बिना तट के पुण्य तीर्थों के सहायकार अपना अर्थ एवं उपयोग खो बैठे हो गया। ऐसे कर दो तो तुम क्या समझेंगे? बोलो मुझसे। धन्यवाद। धन्यवाद। हम छायावाद प्रस्तुत कर रहे हैं। हम बने कौन? हमारी दल छायावाद है और हम लोग छायावाद और उनके प्रमुख कवि के ऊपर आप लोग को पीपीटी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो छायावाद में मोहम्मद फैजल आलम जो जयशंकर प्रसाद के बारे में बताएंगे, रक्षंदा सरपंच, सुमित्रा कांत त्रिपाठी सुमित्रा नंद पंत, अफीजल नबी महादेवी वर्मा के बारे में बताएंगे। हिंदी छायावाद और उनके प्रमुख कवि। छायावाद की समय सीमा 1918 से 1920 या फिर 1920 से 1936 तक मानी गई है। छायावाद पर अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों का प्रभाव था। अंग्रेजी के कविताओं में हिंदी साहित्य
राजनीतिक और हिंदी साहित्य का तिरस्कार हुआ है। और अंग्रेजी कविता में हिंदी साहित्य का तिरस्कार हुआ है? अंग्रेजी कविताओं में नहीं, अंग्रेजी वाला क्या मतलब है? मैं बोल रहा हूँ उसके प्रभाव से, मतलब हिंदी के छायावादी कवि अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों से प्रभावित थे। हाँ, तो इसका क्या बोली तुम कि अंग्रेजी कविता में हिंदी कविता का वो हुआ है, क्या बोली? अंग्रेजी कविताओं में राजनीतिक और साहित्य का तिरस्कार, साहित्य बंधनों का तिरस्कार हुआ है। नहीं, गलत स्टेटमेंट। चलो आगे बढ़ो। छायावाद में चार प्रमुख कवि हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंद पंत, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ये सब इन्हीं छायावाद के कवि हैं। इसमें इनकी छायावाद की विशेषता है प्राकृतिक प्रेम, नारी प्रेम, संस्कृत जागरण, मानवीकरण, सौंदर्य, और इसमें भाषा है। इन्होंने भाव और कला दोनों ही परिवर्तन करके लिखे हैं। छायावाद में हिंदी खड़ी बोली को पूर्णतः प्रतिष्ठित कर दिया गया है। इसके बाद ब्रज भाषा हिंदी धारा से बाहर हो गई है। क्या करें, तमाशा है, कोई बोल रहा है सामने, उसको रेस्पेक्ट। इससे हिंदी को नए शब्द, प्रतीक तथा प्रतिबिंब दिए गए हैं। इसके प्रभाव से इस दौर की अंग्रेजी की भाषा भी समृद्ध हुई है। इसे साहित्य खड़ीबोली का सर्वगुण युग भी कहा जाता है। सर्वगुण युग भी कहा जाता है। छायावाद कहा जाता है स्वर्ण युग।